हर चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ज़मीन एक वाहिद चीज़ है जो बढ़ नहीं रही, जो कम हो रही है। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को सबसे पहले गवर्नमेंट करनी चाहिए सही तरीके से जो उसका काम है करने वाला, जो वो नहीं कर रही। कोई भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में सही। जब से आई है वो अपना काम नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर अगर आप निज़ाम को देखें तो आप शायद एक कमरा भी नहीं बना सकते कि अगर उस इलाके के जो गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं डीसी तक के, वो सारे रेवेन्यू और ये वो सब उनको अंदाज़ा ना हो। हर एक को पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पोर्शंस की गेम चल रही है, हमें मालूम है कराची के अंदर लोग पोर्शन बना के बेच रहे हैं, बिल्कुल इलीगल है। खरीदने वाला भी बेचारा बेवकूफ़ बन रहा है और वो जो बेचने वाला है वो भी ये काम कर रहा है। और क्या इदारे को नहीं पता कि पोर्शन बन रहा है? बिल्कुल पता है उनको। अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़िया महमूद हूँ, रेड बॉक्स रियल इस्टेट से। आज हम इस शो में बात करने वाले हैं रियल इस्टेट से वाबस्ता जो लोग हैं, तो उनके हवाले से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं या प्रॉपर्टी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज़ हैं जो आप लोगों के जहन में भी हैं, कुछ मेरे जहन में भी सवालात हैं, तो उन सवालात को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैंने अपने शो में इनवाइट किया है प्रॉपर्टी से वाबस्ता बहुत ही जाने पहचाने नवीद शाह को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नवीद शाह? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र। जी नवीद साहब, इस हवाले से आपसे बात करनी थी कि आप भी अब देख रहे हैं रियल इस्टेट में जो एक मार्केट है और जो मामलात अभी चल रहे हैं, तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं कर पा रहे, या जो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में है कि गुज़िश्ता एक साल से प्रॉपर्टी डिक्लाइन होने के क्या रीज़न्स हैं? ओके, नज़दीक देखिए मुख्तलिफ रीज़न्स हैं प्रॉपर्टी डाउन होने की। जो टॉप का रीज़न इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर है रियल स्टेट की वैल्यू डाउन होने की, वो ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो है वो थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। जो भी इन्वेस्टर होता है वो हमेशा उस इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे आपको हालात बड़े मुस्तहकम नज़र आते हैं। उसको मालूम होता है कि मेरी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कम से कम ये डूबेगी नहीं, तो तब वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालता है। तो उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं मालूम क्या होगा, रोज़ कोई ना कोई ख़बरें आ रही हैं। पिछले एक डेढ़ साल से एक गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद लोगों को मालूम है कि ये इलेक्शन का साल है। ये रीज़न बहुत बड़ी एक रीज़न है कि एक कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में चल रहे हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बन पा रही, उनमें कोई एक हमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है उसके अंदर। तो एक इन्वेस्टर को इस चीज़ ने बहुत हर्ट किया है। सेकंड ये कि हमने देखा कि लास्ट ईयर जो है वो फ्लड की एक रीज़न बनी। तो जब फ्लड आया उसके बाद भी जो है वो लोगों के बहुत नुकसानात हुए, बहुत क्राइसिस बहुत का क्राइसिस सामना का करना शिकार पड़ा। हुई, जी बिल्कुल। स्पेशली सिंध हमारा। तो यहाँ इंटीरियर में बहुत लॉस हुआ, वो भी एक रीज़न बनी। फिर एक रीज़न ये बनती है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। अब महंगाई इतनी हो गई, आपका डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई, सीमेंट की प्राइस कहाँ चली गई, सरिये की प्राइस कहाँ चली गई। ये सब प्राइसेस जो हैं वो इतनी हाई हो गई हैं कि अब उस इन्फ्लेशन ने बहुत लोगों को हिट किया है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से रियल स्टेट की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक डाउन भी रहीं, 30-40% डाउन रहीं। अच्छा, कुछ तो होता भी है, कुछ तो एक जेन्युइन होता है। देखो होता ये है कि दुनिया के अंदर जब भी आप काम कर रहे होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो एक बबल क्रिएट होता रहता है। ठीक है कि जी मेरे पास चीज़ है, फिर उसने कहा कि ये भी कितने की दोगे, अपने कहा जी इतने की दूंगा, इतने की दूंगा। तो एक्चुअली तो आप दुनिया को समझें, कमरे के अंदर ये लोग हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं, इसी के अंदर पैसा है और यहीं पे बड़ी हुई चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है। तो वो कहाँ से बढ़ रही है प्राइस उसकी? वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ठीक है, जिस चीज़ का डिमांड क्रिएट होती रहती है, सप्लाई कम होती है अगर, तो ऑब्वियसली प्राइस उसकी बढ़ती रहती है कि भाई अब मैं ये मोबाइल फ़ोन जो है वो मैं आपको 50,000 का नहीं दूंगा, मैं आपको 60,000 का दूंगा, फिर मैं आपको 70,000 का दूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन आपकी हो नहीं रही, डिमांड आपकी बढ़ रही है दूसरे एंड के ऊपर। सो यही चीज़ रियल एस्टेट में भी है। बिल्कुल, लेकिन सॉरी मैं आपकी बात जी जी। काटना चाहूँगी कि इतनी जो इकॉनमी अभी हम डाउन देख रहे हैं, और इतनी मेरा नहीं ख्याल कि हमने पिछले 40+ ईयर्स में इतनी हमने देखी हो कि इतनी ज़्यादा इकॉनमी डाउन है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो इसको हम कैसे मतलब इसमें हम कैसे सर्वाइव करें और कैसे एक जो है अपने बिज़नेस को जो है मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रियल एस्टेट नहीं रही है, तमाम बिज़नेस ही अब डाउन हुए हैं। तो इस अच्छा देखिए, मेरी राय ये है, मेरी ज़ाती राय है अगेन, ये है कि हमें हालात अब मैं हमेशा कोट करता हूँ वाकया। मतलब मेरा जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1979 है। ओके। 1979 के मैंने एक दफ़ा बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान में गया, तो मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर अखबारात देखे पाकिस्तान के उस ज़माने के। तो उनकी अखबारात की हेडलाइन थी जंग की और नए वक्त की कि जी पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। आज हम अपने नाजुक तरीन दौर में दाखिल हो गए, लेकिन वो नाजुक तरीन दौर ख़त्म नहीं हो रहा। ये एक पहलू है चीज़ को देखने का। दूसरा पहलू ये है कि आप ये देखिए कि जितने भी लोग हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो रहा? इन्हीं हालात के अंदर
हर बैंक प्रॉफिट कमा रहा है, इन्हीं हालात के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट कमा रही है, इन्हीं हालात के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इन्हीं हालात में चेन ऑफ स्कूल्स उसकी स्कूल्स की चेन बन रही हैं, फूड चेन्स आ रही हैं, टिम हॉर्टन आ गया आपके यहाँ, KFC मैकडॉनल्ड पे आप चले जाइए, आपको लाइन में क्यू में लगना पड़ जाता है। कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है कराची का जहाँ पे जाती है आपको जगह मिल जाती है? मेरा नहीं ख्याल किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में ऐसा होता है। आपको 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक, इवन समटाइम आपको घंटा घंटा वेट करना पड़ता है कि जी मेरी बारी आ जाए वहाँ पे बैठने के लिए। ये भी इसी मुल्क में हो रहा है। कौन सा ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ पे आप जाते हैं तो आपकी गाड़ी सबसे पहले जाके लग जाती है? ऐसा भी नहीं होता, आपसे आगे भी 2-3 गाड़ियाँ हमेशा होती हैं। ठीक है, तो ये एक पहलू ये भी है चीज़ों को देखने का कि लोग, पैसा मौजूद है मुल्क में है। एक्चुअली हमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या जो मीडिया से हमें खबरें आती हैं वो आपको डिमोटिवेट कर देती हैं। वो चीज़ों सूरत हाल को इतना एग्जेजरेट कर देते हैं सम टाइम कि जो इसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो बेचारा भी पीछे हट के बैठ जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट एक वाहिद चीज़ ऐसी है कि जिसकी जेन्युइन डिमांड मौजूद है इस वक्त भी। 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, अब 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज कैसे पूरी होगी? इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान ने क्लेम किया कि हम यहाँ पे 50 लाख घर बना के दे देंगे 3-4 साल के अंदर। मेरे ख्याल में शायद 5,000 भी नहीं बना सके होंगे। जी, तो कहाँ से 50 लाख घर बनने थे आपके? तो नहीं बन सके घर आपके, मतलब क्योंकि आपने जो आपका पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसको आप मोटिवेट नहीं कर रहे, उसको आप इंसेंटिव नहीं दे रहे। आप बिल्डर्स को इंसेंटिव दें, आप लोगों के लिए चीज़ें सस्ती करेंगे और उनको सहूलतें देंगे, बैंक उनको मॉर्गेज करें, बैंक ईजी लोन दें हमें, तो वो चीज़ें हो सकेंगी ना। अब आप देखें कल भी स्टेट बैंक ने जो है वो 20% इंटरेस्ट रेट कर दिए। अच्छा। ठीक है, अब हमारे यहाँ तमाम जो है वो इस्लामिक बैंकिंग है और 20% इंटरेस्ट पे चीज़ें मिल रही हैं। आपको पता है इसराइल के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होगा? लेस देन 2%। आपको पता है यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होगा? लेस देन 2%। ठीक है, वो कंट्रीज़ जो सारे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, यहूदी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सूद की शरह जो है वो उनकी 2%, 1%, 3% पे आपको ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब आपने गाड़ी लेनी है जिसकी कीमत यहाँ पे आज 40 लाख रुपए है और आपको 5 साल की किस्तों पे वो गाड़ी 40 लाख की मिल जाएगी। आप अंदाज़ा करें। ठीक है, और हमारे यहाँ जहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग हो रही है वहाँ पे 20% जो है वो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड जो हम लोग चूँकि रियल एस्टेट मार्केटिंग करते हैं रेड बॉक्स के ऊपर, तो हमारे जब कार्ड पे पेमेंट्स होती हैं तो 41% पे उस पर वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे होते हैं कि आप अगर पेमेंट्स नहीं करते तो 41% ईयरली आपको ये वो चार्ज कर रहे होते हैं। सो ये तो सूरत हाल है यहाँ पे। एक्चुअली गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करें तो मैं समझता हूँ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? यार देखो, पाकिस्तान में जितना पैसा आता है ना प्रॉपर्टी के अंदर, वो उसका मैं समझता हूँ कि मोर देन 80% पैसा या 90% पैसा सिर्फ ओवरसीज से आता है। लोकल जो आदमी है वो तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है या उसकी वो ऐसे एक चक्कर में फंसा हुआ है जो लोकल यहाँ पे काम करने वाले इंसान है कि अगर आपकी सैलरी मैं समझता हूँ कि 1.5 लाख या 2 लाख तनख्वाह भी आपकी है तो आप पाकिस्तान में सिर्फ अपना घर नहीं बना सकते। ठीक है जी, अगर आप स्कीम 33 की बात करें तो आपको 1 करोड़ से कम 125 गज का प्लॉट नहीं मिलेगा। फिर आप उस प्लॉट लेने के बाद उस पर जाएंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अगर जिसने अपनी नई नई शादी की है और वो समझता है कि मैं अब बीवी बच्चों के साथ अगले 4-5 साल में घर बना लूंगा, तो मेरा नहीं ख्याल वो 1.5-2 लाख सैलरी के साथ भी, वो भले MBA करके बैठा हुआ है या वो इंजीनियर है, तो वो इतनी सेविंग करके उसको लेके चल सके अनटिल अनलेस उसके साथ साथ उसे कुछ करना पड़ेगा, या उसको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा या उसे कोई साइड बिजनेस करना पड़ेगा, ये सब करने के लिए। सो ओवरसीज जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं वही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भेजते हैं, वही अपने यहाँ पे बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को सेट करते हैं, वही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वो इवन बहुत से ऐसी तादाद हमारी है जो मिडिल ईस्ट में या अरब ममालिक में रह रही है, तो उन्होंने अपने बीवी बच्चे यहीं रखे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। सो वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट भेजते हैं, वो यहाँ पे घर बनाते हैं। तो वर्ल्ड जो स्टेट बैंक की हमारी रिपोर्ट है वो भी ये बताती है कि जो मेन आपका जो आते हैं रियल एस्टेट में पैसा आता है वो फॉरेन यही वाली इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, रेमिटेंस से पैसा आ रहा होता है, ओवरसीज़ का पैसा। तो ओवरसीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह से डॉलर की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। जो आदमी इस वक्त US में बैठा हुआ है और वो मंथली फ़र्ज़ कीजिए $5,000 या $4,000 कमा रहा है महीने के अपने, तो उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो तो बहुत अच्छे तरीके से अमाउंट सेव भी करता था वहाँ पे, वो यहाँ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है कुछ तो, और जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि जी बबल बना हुआ था, तो बबल की वजह से 10-20% तो ये होना होता है हर 5-7 साल के बाद। हमेशा दुनिया के अंदर एक छोटा सा रिसेशन आता है, वो एक बबल जो है वो बर्स्ट होता है और प्राइसेस जो हैं वो 15-20% नीचे आती हैं। तो ये ऐसे ही साइकिल चलता है कि ये लाइन ऊपर जाती है, फिर एक टॉप पे जाके फिर वापस थोड़ी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। 15-20% का एक करेक्शन आती है मार्केट के अंदर। इस दफ़ा जो है जो रियल एस्टेट में यहाँ पे हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नज़र आ रही है, जिसके में बहुत से करतूत हमारे अपने हैं, हमारी अपनी हरकत शामिल हैं, गवर्नमेंट की भी और बाकी इदारों की भी।
जबकि इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। मैंने कल दुबई के मैं स्टैट्स देख रहा था, तो दुबई के अंदर ईमार ने अराउंड 2.5 बिलियन का अपना प्रॉफिट जो है वो शो किया है लास्ट 3 क्वार्टर्स का, नवंबर अक्टूबर तक मेरे ख्याल में 2022 का। तो 2.5 बिलियन डॉलर आप देखें, बहुत बड़ी रकम है। इतनी रकम जो है वो मतलब 1-1 बिलियन डॉलर हम मांगते फिर रहे हैं इस वक्त मुल्कों से। और एक कंपनी ईमार जो प्रॉपर्टी कंपनी है वो 2.5 बिलियन डॉलर का जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वो वहाँ पे शो कर रही है हमारे ही 2 घंटे की मुसाफत पे दुबई में बैठ के। ज़बरदस्त। तो ओवरसीज़ के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भले आप दिरहम में बैठे हुए हैं, आप रियाल में कमाते हैं, आप डॉलर में कमाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि ऑप्शंस इतने हो गए हैं। अगर आप देखें पहले लिमिटेड ऑप्शंस से रिस्क ज़्यादा थे, लेकिन अब ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, लो बजट हाई बजट जैसे भी इन्वेस्टर करना चाहे। लेकिन सवाल ये है कि सोसाइटीज़ में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए बड़े बिल्डर्स भी बहुत कुछ हैंकी पैंकी कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि Sorry। कहाँ इन्वेस्ट करें ओवरसीज़? लेकिन ये दूसरी बात है कि जी ये हम अब आगे सिस्टम के ऊपर कि जी यहाँ पे कुछ बीच में फेक चीज़ें हो जाती हैं, स्कैम्स हो जाते हैं, लीगल इलीगल को देखना है आपने। ये अगेन एक बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रस्ट हम डिबेट पे चले लेवल जाएंगे। भी तो हुआ मसला है। ये है कि इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, इस पे कोई दूसरी बात नहीं। इन्वेस्टमेंट इस सोसाइटी में करे या उसमें करे, M9 पे करता है, कराची में करता है या लाहौर में करता है इन्वेस्टर। अब जो आदमी रहता है गुजरांवाला में या जो रहता है हैदराबाद में या सखर में, वो तो कभी भी कराची इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना, वो तो अपने ही शहरों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जहाँ भी आप घर बनाना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो करें, क्योंकि एक जेन्युइन नीड है, घरों की शॉर्टेज है, लोगों के पास छतें नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये हो। इससे आपके जो ये स्लम एरियाज़ हैं कराची की, आप सराउंडिंग में चले जाएं, आपको कितनी कच्ची आबादियाँ और कितने आपको घर नजर आते हैं बने हुए वाले। और ये सिर्फ कराची नहीं है, ये मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। तो ये तो ख़त्म हो, एटलीस्ट लोगों को एक पक्की कंक्रीट की छत तो मिले रहने के लिए, ताकि वो बारिश से, तूफान से और उन चीज़ों से बच सकें, वो एक अच्छे माहौल में आ सकें। सो इन्वेस्टमेंट तो आनी चाहिए पाकिस्तान में, ये तो एक बेसिक चीज़ है। वो कहाँ आती है, ये फिर एक उसकी अपनी ज़ाती उसकी नीड होगी या उसकी ज़ाती एक वर्किंग होगी, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ओके नवीद साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट से भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हम किसी और मतलब लॉन्ग टर्म किसी और बिजनेस से अर्न कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। जब से दुनिया बनी है, देखें गोल्ड है ना, आप गोल्ड बना रहे हो, गोल्ड मिल भी जाएगा। डॉलर है, मशीन लगी हुई है, रुपए हैं, मशीन लगी हुई है, आप उसे कर सकते हो। हर चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ज़मीन एक वाहिद चीज़ है जो बढ़ नहीं रही, जो कम हो रही है। जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, जिस तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आपकी जो ये यही प्लेनेट है आपका, इसके अंदर ज़मीन कम हो रही। हाँ, ये हो सकता है कि अब आप इलॉन मस्क साहब जो हैं वो कोई मरीख के ऊपर ज़मीन निकाल लें या कोई चांद पे हम ज़मीन बेचने लग जाएं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। बट इस प्लेनेट के ऊपर जितनी ज़मीन है, ये वाहिद चीज़ है जो उतनी है और मज़ीद कम होती चली जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, तो मैं नहीं समझता। अब गोल्ड है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या आप गोल्ड के अंदर सो सकते हैं? क्या गोल्ड आपको बारिश से बचा सकता है? गोल्ड आपको किस चीज़ से गोल्ड आपको बचा सकता है? वो तो एक इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में एक चीज़ पड़ेगी आपके पास, भले वो एक गोल्ड की शक्ल में है, वो आईफोन की शक्ल में है, समटाइम गाड़ियों के ऊपर होना जाता है, तो आप गाड़ी लेके रख लेते हो उसके ऊपर। लेकिन घर जो है वो आपकी बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, उसको घर तो चाहिए ही चाहिए, भले वो 2 कमरों का हो, उसे 1 कमरे का घर हो, लेकिन उसको छत चाहिए अपने लिए। तो ये तो अनकम्पेरेबल और अनमैचेबल किस्म की चीज़ है कि आप उसको पैसे से या किसी भी और एसेट से आप उसको कंपैरिजन करें रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का कंपैरिजन नहीं है। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर के अंदर प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। सो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जब आप इन्वेस्टर को, क्योंकि यहाँ पे आम बंदे के हाथ में चीज़ नहीं है, और इन्वेस्टर को जब आप ये दिखाते हो कि जी आप इस पैसे को यहाँ से निकालो, DHA से निकालो या बहरिया से निकालो और आप इन्वेस्टमेंट कर दो डॉलर्स के अंदर, तो आप जो है वो इतने का डॉलर बैंक से परचेस कर लो और उसके बाद आप उसको इतने का ओपन मार्केट में सेल कर दो या आप उसको यहाँ से बाहर निकाल दो, तो आपके पास बैठे बैठे बीच में 10-15 रुपए की गेम हो जाएगी। और आपने अगर रोज़ का ये काम करना शुरू कर दिया तो आप आराम से 8-10 लाख 15 लाख की दिहाड़ियाँ लगाएंगे। इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 1 करोड़ पे लेके बैठ जाएं और ये करें और ये करें। तो यही चीज़ गाड़ियों में भी होती थी, यही चीज़ें और दूसरी चीज़ों में भी होती। देखिए इन्वेस्टर जो है ना, उसको तो अपनी इन्वेस्टमेंट, अब उसको प्रॉफिट से मतलब है, उसको ये देखना है कि मेरे पास ये पैसा पड़ा है, इसको मैं किसी रोल करूँ। वो रोल अगर आप उसको इस जगह पर आप उसको रोक देंगे, प्रॉपर्टी में वो रोल नहीं कर सकता, वो यहाँ काम नहीं कर सकता, ये घर नहीं बना के दे पा रहा, उसका साइकिल रुक गया यहाँ पे, तो वो पैसा कहीं तो निकलेगा ना। तो वो पैसा उसने उसमें डालना शुरू कर दिया डॉलर्स के अंदर। तो ये एक मेन वजह बनती है, अदरवाइज तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जब क्वेश्चन वैसे आप क्या समझते हैं, मतलब प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लॉट्स के अंदर या कंस्ट्रक्टेड जो हैं?
अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में ना अच्छा क्वेश्चन आपने नहीं दिया। होना ये चाहिए कि हर इंसान को, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी हम जिस तरह रेड बॉक्स काम करते हैं, हम बेसिकली प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जी हैं, बिल्कुल। और हमारा काम भी ये होना चाहिए ना। अक्सर जो ब्रोकर्स होते हैं या अक्सर कंपनीज होती हैं, वो एक फार्मास्यूटिकल की तरह ना एक बैग लेके फिर रहे होते हैं अपनी दवाइयाँ, अपने कैप्सूल बेचने के लिए। तो एक्चुअली आपका रोल जो है ना, वो डॉक्टर का रोल है, कंसल्टेंट का रोल है। आपके पास पेशेंट आता है, आप उसकी नब्ज चेक करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उससे पूछते हैं कि उसके उसके मसाइल क्या हैं, वो चाहता क्या है, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसके मुताबिक आप उसको चीज़ें रिकमेंड कर रहे होते हैं, उसकी नीड्स के मुताबिक। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नीड होती है ज़ाती घर लेना, तो वो घर में जाएं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रिटायरमेंट का पैसा आता है, या उनकी वो बहुत मतलब उनको कोई इतनी वसाइल की कमी नहीं है, तो उनको सेकंड होम, थर्ड होम चाहिए, तो उसके हिसाब से उनकी प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, एक वो क्लाइंट भी है जो बोलेगा कि जी मुझे तो सीवीयू पे कोई चीज़ दिलवा दें, क्योंकि ये वो, डिपेंड करता है कि जी हाँ, ये सब क्लाइंट की चीज़ें कहाँ डिपेंड क्या करती हैं, रिक्वायरमेंट है, उसका बिल्कुल। माइंडसेट और कैसा बाकी है। ये कि जो बिल्कुल। प्लॉट की बात होती है, वो चूँकि प्लॉट, ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, वो आपको चाहिए चाहिए ज़मीन जो है वो। और चूँकि जो जब ऑफ प्लान या प्लॉट्स की बात आती है, तो नॉर्मली जो प्लॉटिंग की सोसाइटीज़ होती हैं, वो उन एरियाज़ में होती हैं जिनकी वैल्यू मुस्तकबिल में बढ़ रही होती है। तो फ्यूचर जो है वो सारा वहीं मूव होता है, तो जब फ्यूचर वहाँ जाता है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट या गेन अच्छा मिलता है उसके ऊपर। बिल्कुल। सो इसलिए प्लॉट्स की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा गेन देती हैं। अदरवाइज जो अगर आपने अपने रहने के लिए लेना है, तो फिर ऑब्वियसली आप नाज़ाबाद, गुलशन, बिल्कुल डीएचए, कराची फिर में आप उन कहीं एरियाज़ देखिए में आप। जाएंगे कहीं भी रहने के लिए। बिल्कुल ठीक है। नवीद साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हुकूमत को ऐसे क्या इकदामात करनी चाहिए जिससे रियल इस्टेट में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। यार मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट को सबसे पहले गवर्नमेंट करनी चाहिए सही तरीके से जो उसका काम है करने वाला, जो वो नहीं कर रही। कोई भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में सही। जब से आई है, वो अपना काम नहीं कर रही। ओके। अपने अलावा वो सारे काम करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए ये कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, सिस्टम डिज़ाइन करें। ठीक है, सिर्फ ये ना सोचें कि जी ये स्कैम हो रहे हैं या रियल स्टेट में ये मसला है, या किसी भी हर जगह पे कोई ना कोई मसला है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, बल्कि मैं तो लोग किसी चीज़ को ज़्यादा बुरा बना देते हैं, जबकि मैं हमेशा जो है ना वो प्रॉपर्टी का कंपेरिजन करता हूँ, ब्रोकर्स का कंपेरिजन करता हूँ डॉक्टर्स के साथ। कि डॉक्टर्स जो हैं, मुझे बताइए कि जो सबसे अहम चीज़ है कि वो खेलना है किसी की जान से खेलना। तो क्या 2 नंबर दवाइयाँ जो हैं वो कहाँ से मिलती हैं, दिलों में गलत स्टंट कौन डालते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कौन चेंज करता है, किडनी चोरी कौन करते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड और वेल सेटल्ड लोग होते हैं, वो ये सब काम कर रहे होते हैं। और ब्रोकर्स हज़ार दूसरी तरफ जिनको आप देखते हैं मार्केट में काम करते हुए, वो बेचारे, उसको तो माशरे ने दिया क्या हुआ है, वो तो अपनी मेहनत से उसने काम किया हुआ है। वो बाइक पे जा रहा है, सारा दिन मेहनत कर रहा है, वो एक घर बेच रहा है या एक घर किराए पे चढ़ा रहा है, उसमें से बेचारा अपना कमीशन मांग रहा है, वो भी सिक्योर नहीं है। दुनिया भर में सबसे कम रियल एस्टेट कमीशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आप 2% कमीशन पे काम होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो इंसान सही तरह काम तो कर सके। ग्रो कर जब आप सके। उसको ये सब चीज़ें नहीं देते, तो फिर वो बेचारा बीच में से गैप मारता है या टॉप मारता है, थोड़ा सा वो उसकी कोशिश करता है, वो चीज़ भी उसको क्लाइंट मजबूर करता है ये सब कुछ करने के लिए। सो गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक जिहाद है जो हम करते चले आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। बार बार जब दुबई में रिसेशन आया था 2007-8 के बाद, तो उन्होंने रेरा बनाई थी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसी तरह से टर्की में मौजूद है, अमेरिका में, हर जगह पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर कराची की बात करें तो कुछ 13-14 लैंड गिवन अथॉरिटीज़ हैं जो ज़मीनें देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह से लाहौर चले जाएँ तो अलग अलग जगहों से आप ज़मीनें ले रहे हैं। ज़मीनों के लैंड रिफॉर्म आपने पाकिस्तान में की नहीं है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड आपने इसको डिजिटलाइज नहीं किया हुआ, उसका डिजिटल पे मौजूद ही नहीं है। आप अपने वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको लाइनल में लगना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का जो असल काम है वो ये है, होता है कि जब हम उसको टैक्सेस देते हैं हुकूमत को, तो इसलिए देते हैं कि आप हमें सहूलतें प्रोवाइड करें। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसकी बेस पे एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करो कि जिससे हमारी ज़िंदगियों में आसानी आ जाए। सो गवर्नमेंट जो है वो अच्छा इदारा बनाए जिसके थ्रू तमाम ज़मीन के मामलात को सीधा करें, लोगों को तमाम एनओसीज़ और तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी डोर स्टेप पे दी जाएँ। बीच में से जो रिश्वत और खांचे चल रहे होते हैं वो बंद हों। ठीक है, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हमारे भाई बहन भाई से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए सहूलतें मौजूद हों। जो लोग गलत काम करने वाले हैं उनके केसेस का फैसला जल्दी करें। अव्वल तो उनको एनओसी मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप निज़ाम को देखें तो आप शायद एक कमरा भी नहीं बना सकते कि अगर उस इलाके के जो गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, डीसी तक के, और सारे रेवेन्यू और ये वो सब, उनको अंदाज़ा ना हो। हर एक को पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पोर्शंस की गेम चल रही है, मैं मालूम है कराची के अंदर लोग पोर्शन बना के बेच रहे हैं, बिल्कुल इलीगल है। खरीदने वाला भी बेचारा बेवकूफ़ बन रहा है, और वो जो बेचने वाला है वो भी ये काम कर रहा है। और क्या इदारे को नहीं पता कि पोर्शन बन रहा है? बिल्कुल पता है उनको हर चीज़ उनको मालूम है, डे 1 से पता होता है सब कुछ। ये तो जो उसको उसी लास्ट वक्त क्यों नहीं मतलब रोका सीन जाता? हुआ था नस्ला टावर वाला, इसके बिल्कुल। बाद तो ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट लेवल जो है वो डैमेज हुआ है। अब आप देखें नेशनल टावर एक दिन में यूं तो नहीं बन गया ना,
वो नसर टावर बनाने में किसी को 5 साल लगे होंगे, तो वो आया, वो सेल भी हुआ, उसकी शहर में एडवर्टाइजमेंट हुई होगी, लोगों ने ख़रीदा होगा, पैसे बिल्डर के अकाउंट में गए थे, गवर्नमेंट के कागज़ उसके पास मौजूद थे सारे। मेन शार फैसल पे, कराची का जो दिल है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट पूरा बन रहा था, वो बन गया, वो बिक गया, वहाँ लोग रहने लग गए। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ये मसला, जो मसला था, ऐसा नहीं कोई ना कोई मसला तो होगा, ज़मीन का मसला था, जो लैंड उसमें बीच में आ गई थी। लेकिन बात यह है कि इनको पहले से मालूम होना चाहिए ना यार, ये सो क्यों रहे हैं सब लोग सारे। ये तो है। जी नवीद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। तो आपके जहन में जो सवालात थे आज, वो भी यकीनन आपको उनमें बहुत से जवाबात मिल गए होंगे। मज़ीद अगर कोई आपकी क्यूरी है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।